कांग्रेस की उम्र हो गई 138 साल की। एक बहुत लंबा अरसा होता है 138 साल। और आज कांग्रेस अपनी इस 138 साल की राजनीतिक यात्रा में सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। पार्टी तमाम राज्यों में अपना आधार खो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में उसका हिस्सेदारी, उसका प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक तौर पर कम हो है इस वक्त। और मुद्दों के मसले पर भी कांग्रेस कई किस्म के राजनीतिक भ्रमों के बीच में जी रही है। और इस सब के बीच में कांग्रेस ने चिंतन और मनन किया रायपुर में। कांग्रेस का ये जो अधिवेशन रहा रायपुर का, इस अधिवेशन में जाहिरा तौर पर जो मुद्दे रहे, जो प्रस्ताव रहे, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ और देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव, ये जो एक चीज़ें एक कस्टमरी टाइप की होती हैं वो तो रही, लेकिन मूल चिंता कांग्रेस की इस अधिवेशन में जो झलकी है वो ये कि बिना विपक्ष के साथ आए 2024 के चुनावी महायुद्ध में मोदी से निपटना मुश्किल, भाजपा को हराना मुश्किल। ये बात कांग्रेस को समझ आ गई। अब जब ये बात समझ आ गई तो अगला प्रश्न खड़ा होता है कि विपक्ष को साथ में लाने के लिए कोशिश की जाए। अगला स्टेप तो यहीं से कांग्रेस की मुश्किलें शुरू होना दिखती हैं। डीएमके में स्टालिन और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के और आरजेडी तेजस्वी यादव, इन तीन को छोड़ दीजिए मोटे तौर पर, और शिवसेना और एनसीपी, पांच, इन पांच को देखिए तो ये कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस वक्त। कब तक खड़े रहेंगे नहीं पता, 24 तक, लेकिन अभी खड़े हैं। क्या इतनी सी राजनीतिक पूंजी गठबंधन की लेकर आप भाजपा से लड़ सकते हैं? कांग्रेस के रणनीतिकार ही मानते हैं कि नहीं। उसके लिए एक ब्रॉडर अलायंस चाहिए, एक बड़ा गठबंधन चाहिए। उस गठबंधन में ममता बनर्जी भी होनी चाहिए, उस गठबंधन में जगन रेड्डी भी होने चाहिए, उस गठबंधन में केजरीवाल भी हों, अखिलेश यादव भी हों, मायावती भी हों, नवीन पटनायक भी हों, चंद्रशेखर राव भी हों। ये हसरत अच्छी है, लेकिन लाख टके का सवाल कि ये लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आएंगे क्यों? और मुश्किल ये कि कांग्रेस आज भी अपने इतने खराब दौर के बाद भी बात यहां से शुरू करती है कि देश भर में भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर हराने और रोकने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब आप यहां से बात शुरू करते हैं तो कहीं रीजनल फोर्सेस को, क्षेत्रीय दलों को लगता है कि कांग्रेस चिंटू ढूंढ रही है अपने लिए। क्या एक बड़े क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष ने कहा एक बार मुझसे अनौपचारिक बातचीत में कि कांग्रेस की ये जो टोन रहती है ना कि जैसे कोई उस्ताद शागिर्द ढूंढ रहा हो, बोले ये नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी ने अभी के एक नेता ने भी कहा था कि कांग्रेस की ये कैसे उम्मीद कर सकती है हमसे कि हम उत्तर प्रदेश में 2% वोट की हैसियत रखने वाली कांग्रेस के झंडे तले खड़े हो जाएं। दरअसल जो क्षेत्रीय दल है ना, उनकी प्रायोरिटी है राज्य। ममता जी की प्रायोरिटी राज्य, जगन की प्रायोरिटी आंध्र प्रदेश, ममता जी की प्रायोरिटी पश्चिम बंगाल, नवीन बाबू की प्रायोरिटी उड़ीसा, अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटी पंजाब और दिल्ली, अखिलेश यादव की प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश।
वो देश पर के समीकरणों में इतना दिमाग क्यों लगाएं? उनकी पहली प्राथमिकता है कि मेरे राज्य में मेरा झंडा बुलंद रहे। वहां वो किसी तरीके से किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को अपना कंधा देने को तैयार नहीं। तो क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल छोड़ सकती है कि ममता से इस शर्त पर अलायंस करे कि हम ममता जी आपके साथ हैं, लेकिन चुनाव आप ही लड़े, आपकी पार्टी ही लड़े, या एक आध सीट हमको दे दीजिए? क्या उत्तर प्रदेश में वो 80% सीटें अखिलेश यादव को देने को तैयार होगी? 90%? क्योंकि अखिलेश यादव कहेंगे आपके पास तो 2% वोट है। क्या उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ अलायंस में बिना कोई सीट लिए खड़ी होगी कांग्रेस? क्योंकि उड़ीसा में उनका कोई स्टेक नहीं कांग्रेस का ना। आंध्रा में जगन रेड्डी को ये प्रिविलेज देगी? नहीं। समस्या यहीं से खड़ी हो रही है कि कांग्रेस की लीडरशिप में ये जो छत्रप हैं, ये आना भी चाहे तो कैसे आए? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कोई सीट क्यों दे, गठबंधन हो तो भी? वो कहते हैं आपके पास वोट ही नहीं बचा। तो कांग्रेस के पास बचता है, वो बचते हैं मोटे तौर पर वो राज्य जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, कोई तीसरा क्षेत्रीय दल नहीं है। कांग्रेस वहां मुकाबले में है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां कोई रीजनल फोर्स नहीं है उतनी बड़ी। लेकिन कांग्रेस देश भर में इस फॉर्मूले के तहत अपनी दुकान बंद क्यों करना चाहेगी? यह भी एक सवाल शोर कर रहा है कि अगर उसने आज गठबंधन के नाम पर बंगाल, आंध्रा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य छोड़ दिए, तो कल फिर वो राष्ट्रीय पार्टी किसे रहेगी? और क्षेत्रीय दल अपने पार्टी की कीमत पर भाजपा को नहीं हराने में इंटरेस्टेड है। लोकसभा के चुनाव में कोई भी रीजनल पार्टी ये क्यों जोखिम उठाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हराने के लिए अपनी पार्टी को अपने जनाधार वाले प्रदेश में दांव पर लगा दे कांग्रेस के साथ जाके? नहीं ना। ये भी एक पेच है। तो पूरे इस अधिवेशन में कांग्रेस के, आप सोचिए, मूल बात निकल कर ये आई कि जिनके पास बड़ा जनाधार है क्षेत्रीय राजनीति में भारत की, उनमें से बहुत कम दल कांग्रेस के साथ अब खड़े हैं, और अधिकांश बड़े जनाधार वाले दल कांग्रेस से दूर हैं, अलग हैं। वो कांग्रेस को फिलहाल चिमटे से भी नहीं छूना चाहते। तो इतने किंतु परंतु हैं इस पूरे गठबंधन की थ्योरी में, जो एक ओर भाजपा को राहत देते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के लिए चुनावी तौर पर परेशानी पैदा करते हैं। उम्मीद थी कि कांग्रेस रायपुर के अपने महाधिवेशन से कोई रास्ता ढूंढेगी, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई रास्ता मिला रायपुर से 2024 के लिए। और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा शरद पवार के एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन से। कांग्रेस की व्याख्या करते समय शरद पवार ने एक बार कहा था कि कांग्रेस का मिजाज उस जमींदार के जैसा है जिसकी सारी जमींदारी चली गई, न हवेली रही, न खेत रही, न खेत रहे, न जायदाद रही, लेकिन उसका मिजाज अभी भी जमींदारों जैसा है। ये कांग्रेस के लिए शरद पवार ने कहा था। क्या कांग्रेस जमीनी वास्तविकताओं को समझते हुए अपने मिजाज को बदलने के लिए तैयार है? ये लाख टके का सवाल है। और कांग्रेस की 2024 में क्या स्थिति रहेगी, इसका भी बहुत कुछ दारोमदार इसी सवाल के जवाब पर टिकेगा कि कांग्रेस अपना मिजाज बदलती है या नहीं। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को भरोसा दिलाना होगा कि अब वो बदल गई है, वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है। धन्यवाद।